हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जैक में। मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10 का एसएसटी मॉडल पेपर 2 को समझेंगे। शुरुआत करते हैं एमसीक्यू से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इंस्टिल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग द एजुकेटेड एलीट क्लास थ्रू आउट यूरोप। पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट कौन सा इवेंट फैला है? ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा ऐसा फ्रेंच आर्टिस्ट है जो कि ड्रीम वर्ल्ड को बनाया जिसमें कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के बारे में बात किया जा रहा था? इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक शोरियो। अर्नेस्ट रेनर वाज ए फिलोसोफर फ्रॉम विच कंट्री? अर्नेस्ट रेनर फ्रेंच के फिलोसोफर थे, फ्रांस के फिलोसोफर थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच इंसिडेंट लेड टू द एंड ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? नॉन कॉर्पोरेशन दोस्तों इसके कारण खत्म हुआ। वायलेंस इंसिडेंट हो गया था चौरी चौरा पे, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। इसी कारण से हम लोग का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा था गांधी जी को। द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस कैन यूनाइट ऑल इंडियंस इन द थ्रेड ऑफ यूनिटी, हुज बिलीव वाज दिस? नॉन वायलेंस जो है ये पूरे इंडियंस को यूनाइट कर सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो। किसका बिलीफ था ये? महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर चलते हैं हम लोग। हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट असेंबली लाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स इन अमेरिका? अमेरिका में व्हीकल्स का पहला प्रोडक्शन लाइन हेनरी फोर्ड लगाए थे। इन विच कंट्री डिजीज कॉल्ड रिंडरपेस्ट स्प्रेड वेरी रेपिडली? रिंडरपेस्ट नामक डिजीज कौन सी कंट्री में फैला था? जापान में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। विच इज ग्लोरिफाइड इन द पेंटिंग डॉन ऑफ द सेंचुरी? किस चीज का ग्लोरिफिकेशन किया गया है? तो वहां पे हम लोग को देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्लोरिफिकेशन किया गया है। वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज बने हुए हैं, उसका ग्लोरिफिकेशन किया गया है। हु क्रिएटेड स्पिनिंग जीनी मशीन? स्पिनिंग जीनी मशीन किसने क्रिएट किया? तो जेम्स हार्ग्रीव, ये थे स्पिनिंग जीनी मशीन के इन्वेंटर। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज रिटेन अमर जीवन एन ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1876? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों राज सुंदरी देवी। द प्रोसेस ऑफ फ्रॉम ए फील्ड कैरिंग अवे सॉइल फ्रॉम ए फील्ड और स्लोपी एरिया बाय विंड इज कॉल्ड विंड इरोजन। How, how should be resources distributed in society to maintain quality of human life and world peace? ह्यूमन लाइफ का क्वालिटी अच्छा रखने के लिए और वर्ल्ड पीस को बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज को हमको जस्टिफाइड तरीके से बांटना होगा। अकॉर्डिंग टू रिच या अकॉर्डिंग टू पुअर बांटेंगे वो गलत होगा। गवर्नमेंट के भी अकॉर्डिंग नहीं बांट सकते हैं, सबको इक्वली सबके अनुसार के लिए सबके यूजेस के हिसाब से बांटना होगा इसका रिसोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज? इसमें से कौन से ऐसे स्पीसीज है जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज में रखा गया है? इसमें ध्यान देंगे हम लोग, इस सारे स्पीसीज को इसके अंदर में रखा गया है। जो भी स्पीसीज इंडेंजर्ड खतरे में है, रेयर है, कम है और एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ये सारे को हम लोग रखे हैं इस कंजर्वेशन लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निकोबारिस पीजन कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्पीसीज? एक पीजन है वो कौन से कैटेगरी ऑफ स्पीसीज में आएगा? ये आएगा इंडेमिक स्पीसीज। अगर कोई कंट्री का एक अपना स्पीसीज होता है, कोई स्पीसीज कोई खुद कंट्री से ओरिजिनेट होता है, तो उसे हम लोग इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। विच प्रोजेक्ट इज यूज फॉर बोथ हाइड्रो पावर जनरेशन एंड इरिगेशन? कौन से नदी बेसिन पे? सतलज और ब्यास बेसिन पे। तो हम लोग भाखरा नंगल प्रोजेक्ट चलाए थे सतलज ब्यास बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 16, which particular state of western India rooftop rainwater harvesting is seen? कौन से स्टेट में? राजस्थान में हम लोग को रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? कंज्यूमर भी है और उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। कौन से इसका राइट आंसर होगा? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया abundance ऑफ विंड एनर्जी सोलर रिसोर्सेज इज फाउंड? इसका अगर बात किया जाए सोलर एनर्जी विंड एनर्जी, तो हमारे इंडिया में राजस्थान में इसका भरमार देखने को मिलता है। When was first train of India run? 1853 from Bombay to Thane. Next, in which type of government different groups of society and their views were given due respect?
कौन सा ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सारे व्यूज को अपना अपना रिस्पेक्ट दिया जाता है। डिक्टेटरशिप में तो मिलने से रहा, मोनार्की राजा वाला गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगा। ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेसी हो, वहीं पे हमको रिस्पेक्ट देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस? कौन सा पावर शेयरिंग है जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम पे चलेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हम लोग देखेंगे कि पावर चेक्स एंड बैलेंसेस अच्छे से डिवाइडेड है। इसमें पावर डिवाइडेड होता है लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशियरी में। तीनों को अपना अपना पावर दे दिया जाता है ताकि तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रख सके। इन विच सिस्टम गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल पावर? कौन से सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारा पावर होता है? ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारा पावर हो, उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। बाकी जो पावर डिवाइड हो जाता है अलग अलग लेवल्स पे, उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। अगर कोई रिलीजन रह रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट में, उसको कम्युनल या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बोलेंगे हम लोग। Which of the following political institutions the seat for women are reserved? कहाँ पे वुमेन के लिए सीट रिजर्व करके रखा गया है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में? का सही आंसर होगा पंचायती राज। पंचायती राज में आप लोग देखेंगे कि वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शिवसेना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी? कौन से रीजन से पॉलिटिकल पार्टी आता है शिवसेना? वो देखने को हम लोग को मिलेगा महाराष्ट्र से। शिवसेना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 25, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? अकाउंटेबल भी है, जिम्मेदार भी है, रेस्पॉन्सिव भी है और लेजिटिमेट भी है। उसके पास वहां गवर्नमेंट होने का अधिकार है क्योंकि लोग उसको चुन के भेजे हैं। यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द रीजन फॉर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन केरला? कौन सा रीजन हो सकता है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? यानी कि इसका सही रीजन होगा हम लोग का एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। कैसा बेसिक फैसिलिटी है वहां पे? एजुकेशन दिया गया है, तो ऑफ कोर्स इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ हमको हेल्थ का अच्छा वहां पे फैसिलिटी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर जरूर किया जाता है इनडायरेक्टली? प्राइमरी सेक्टर में तो डायरेक्टली गुड्स बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, जो भी कह सकते हैं हम लोग। सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी सेक्टर से गुड्स लेके उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डू बैंक्स यूज लार्ज पार्ट्स ऑफ डिपॉजिट्स विथ देम? बैंक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ डिपॉजिट लेकर के क्या करती है? लोगों को लोन देती है और उसके ऊपर जो कमाई होता है इंटरेस्ट के रूप में वो कमाई करती है, जिससे स्टाफ का एक्सपेंसेस सारा खर्चा अपना उठाती है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन लिंकिंग और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज? अलग अलग कंट्रीज का मार्केट को एक साथ जोड़ने में किसका सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है? यहाँ पे सही आंसर होगा इंडस्ट्री। when a law called right to information implemented by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया? अक्टूबर 2005 में। सेक्शन बी में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 6 क्वेश्चन होंगे जो कि लगभग 12 मार्क्स के होंगे। What is meant by feminism? Awareness of women rights and interest based on the belief of social, economical, political equality. जागरूक करना है वुमेन को कि उनका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वलिटी का राइट्स भी है, वो हम लोग को फेमिनिज्म कहलाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय पिकेट? पिकेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन, आंदोलन या प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ ए शॉप या फैक्ट्री या ऑफिस। ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसा आंदोलन जिसमें लोग एक शॉप, फैक्ट्री, ऑफिस का भी एंट्रेंस को ही रोक दें, उसको हम लोग बोलते हैं पिकेट। ये वर्ड कहाँ से लिया गया? जब लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम लोग क्या समझते हैं? एक टेक्निक है जिससे हम लोग ग्राउंड वाटर का रिचार्ज को बढ़ा सकते हैं।
ताकि रेन वाटर स्टोर हो सके। कैसे स्टोर करके रखेंगे? डग वेल्स कंस्ट्रक्ट करके, परकोलेटिंग पिट्स बना करके, ऐसे पिट्स, ऐसे गड्ढे जिसमें से वाटर ग्राउंड वाटर तक पहुंच सके, चेक डैम्स बना सक करके रेन वाटर को हम लोग ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स में स्टोर करके रखेंगे, जिससे कि आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक हो पाएगा। और जो भी हाउस होल्ड्स का यूज है उसको हम लोग टैंक के थ्रू पूरा कर लेंगे, जिसमें रेन वाटर का में रेन का वाटर स्टोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द टू ड्राई फूड ग्रेन्स ऑफ इंडिया? इंडिया के टू ड्राई फूड ग्रेन्स कौन कौन से हैं? इसमें आंसर होगा wheat एंड राइस। टू ड्राई फूड ग्रेन्स wheat एंड राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? ए पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्शंस को लड़ती है और इलेक्शंस को जीत करके गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इनका अपना आइडियोलॉजी होता है, विजन होता है सोसाइटी के लिए, जिसके बेसिस पर इनको वोट मिलता है। ये बहुत सारे पॉलिसीज का निर्माण करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं गवर्नमेंट में आने के बाद, और साथ में मिलकर के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? या फिर एक और क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? दोनों का आंसर एक ही होगा। फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल में और स्टेट लेवल में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट? क्वेश्चन नंबर 37। डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंट का मतलब होता है हेल्थ सर्विस मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, बेटर फैसिलिटीज मिल जाए, सोशल इक्वलिटी, समाज के लेवल पे हम लोगों को समानता मिल जाए, और इन सब के अलावा सिक्योरिटी मिले ताकि हम लोग सेफ फेल्स कर सकें। किसको मिले? सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। एवरेज इनकम जो है उसको मेजर किया जाता है डेवलपमेंट के तौर पे। अब ये जरूरी नहीं है कि हर पर्सन का एक ही डेवलपमेंट का गोल हो। हर पर्सन का, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। इकोनॉमिक्स में इसका लाइन अच्छे से लिखा हुआ है। डेवलपमेंट फॉर वंस मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। किसी के लिए अगर मान लो कोई चीज डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए ये डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दो फंक्शंस के बारे में बताना है, किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ताकि अच्छे से रिसोर्स यूज हो रहा है कि नहीं उसका बारे में इसका फंक्शन है। दूसरा, प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिमूवल ऑफ टैरिफ एक्सेस टू नंबर ऑफ कंट्रीज। टैरिफ को रिमूव कर देंगे, यानी कि जो टैक्सेस लगते हैं कोई कंट्री में ट्रेड करने के कारण, उसको रिमूव किया जाएगा। सेक्शन सी की तरफ पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में, इस सेक्शन में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसको आपको और अच्छे से लिखना होगा। क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट? क्या चेंजेस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में नेपोलियन, जिसके कारण चीजें और अच्छे तरीके से होने लगी जहां पे वो उसका रूल था? ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1718-1815, वेरेवर फ्रेंच आर्मी वेंट, क्या हुआ? 1718 से 1815 में जहां भी फ्रेंच आर्मी जा रही थी, वो अपना विचारधारा को स्प्रेड कर रही थी। कैसा विचारधारा? नेशनलिज्म की विचारधारा। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी इंक्लूडेड हॉलैंड। इनका टेरिटरी बहुत लंबा चौड़ा हो चुका था, जिसमें हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी तक कुछ पार्ट उसमें कंट्रोल में आते थे नेपोलियन के। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द रिफॉर्म्स दैट दे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। फ्रांस में जो रिफॉर्म्स आ चुके थे वही रिफॉर्म्स ये लोग यहाँ पे भी ला रहे थे। डिड ऑल दिस टू स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। किसलिए किया? ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सही हो सके। If this reform has famous by the name of सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, नेपोलियनिक कोड। सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड। आखिर मेन आंसर यहाँ पे हम लोग का, इसमें चेंजेस क्या लाए गए? कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें सिविल कोड ऑफ 1804 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि नेपोलियनिक कोड। इसमें क्या हुआ था? इट इंडेड प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। जन्मसिद्ध अधिकार जो लोगों को मिल जा रहा था उसको खत्म करके रख दिया। इट इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के आगे सभी बराबर हैं। राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दे दिया गया।
रिफॉर्म्स रूरल सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। रिफॉर्म्स इन रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रूरल में गाँव में क्या रिफॉर्म्स लाए गए, सुधार लाए गए, इसके बारे में। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन सिंप्लीफाई कर दी गई, ज़्यादा उसको कठिन नहीं रखा गया, और एक था फ्यूडल सिस्टम, खत्म कर दिया गया, जिसमें एक ही इंसान के पास बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी, सारे पीजेंट्स उनके अंदर काम किया करते थे। उसको क्या बोला था जिसके अंदर काम किया? सर्फडम एंड मैनर्स। वो लोग कौन थे? जो बंधुआ मजदूरी किया करते थे उनके अंदर में। अर्बन एरियाज में द गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, अब ग्रुप्स फ्रीली बन सकते थे। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम सारा अच्छा कर दिया गया, तो यहाँ से हम लोग का ट्रेड भी अच्छा हो जाएगा। तो रिफॉर्म्स इन ट्रेड, हम लोग एक यूनिफॉर्म लॉ देखने को मिलता है। वेट्स जितने भी थे स्टैंडर्डाइज हो गई, मतलब कि कहीं पे एक केजी में बात हो रही है तो पाउंड नहीं चलेगा, केजी की ही बात होगी। ऐसे क्या होगा? लोगों को ट्रेड करने में और आसानी होगा। इससे नेशनल करेंसी भी ठीक कर दी गई, एक ही नेशनल करेंसी चलाया, जिससे ट्रेडर्स को और ज्यादा फायदा हुआ। What was the impact of Great Depression on 1929 जूट प्रोड्यूसर्स इन बंगाल? बंगाल में जो जूट प्रोड्यूसर्स थे, जूट उगा रहे थे, ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में आया, उसका क्या इफेक्ट पड़ा? जूट प्रोड्यूसर्स बंगाल में पूरी तरीके से रूइन हो गए, बर्बाद हो गए, जिसका रिजल्ट था कि प्राइसेस जो है रॉ मटेरियल के, वो एकदम अचानक से गिर गई जूट की, जिसके कारण जितने भी ग्रोवर्स थे, उगा रहे थे जूट को, वो डेप्ट कर्जे में चले गए, जाते चले गए। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल इन इंडिया? इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन जरूरी क्यों है? द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल इन इंडिया फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इनके कुछ ये कारण है। पहला देखो, द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मेंटेन्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इससे होता क्या है कि डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, बहुत सारे जानवर, जीव जंतु जिंदा रहते हैं। इसके कारण आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो भी है, वाटर, एयर, सॉइल, जिस पे हम जिंदा हैं, ये अच्छे से काम करते रहता है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखती है, जिसमें अलग अलग जीन के प्लांट्स एंड एनिमल्स अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। स्पीसीज विविधता बहुत ज़्यादा तेजी से देखने को मिलता है, ब्रीडिंग भी इसके कारण। इट हेल्प्स मेंटेनिंग फिशरी इन द सीज। सीज में ये क्या मेंटेन करने में हेल्प करता है? फिशरी, फिश का अलग अलग प्रजाति, स्पीसीज। व्हाट डू यू नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स? क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स? मिनरल रिसोर्स हमको लोग को बचाने की, अच्छे तरीके से यूज करने के लिए बोल लिया जाए, क्यों जरूरी है? एक और सेम ही क्वेश्चन है कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि मिनरल को हम लोग कंजर्व करके रखें। The necessities of conserving mineral wealth, mineral resource are neither renewable nor resource. तो नेसेसिटीज ऑफ कंजर्विंग आवर मिनरल वेल्थ क्यों जरूरी है? क्योंकि ये रिसोर्स रिन्यूएबल नहीं है और न ही रिप्लेनिशेबल है, दोबारा नहीं बन सकती हैं। और इंडस्ट्रीज का इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि ये जितने भी मिनरल्स हैं, ऐसा लग रहा है कि अगले 40 to 50 ईयर्स में खत्म होने वाली है। इस पूरे पैराग्राफ में यही समझाया गया है। साइंटिस्ट भी हम लोग को वार्न कर रहे हैं क्या, कि अगर इसका हम लोग ऐसे ही यूज करते गए तो ये मिनरल्स सारे खत्म हो जाएंगे, और जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनको दिक्कतें आने वाली है। जितने भी ऑयल है, जितने भी कोल है, जितने भी पेट्रोलियम है, सारा कुछ हम लोग पहले यूज कर देंगे। कुछ स्टेप्स इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इसका लिया जाना चाहिए कंजर्व करने के लिए। स्कॉलर्स बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान सजेस्ट करते हैं कि कैसे इनको सेव करना चाहिए। दे से दैट टू कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्स वी शुड टेक मेजर्स, रिड्यूस वेस्टेज ड्यूरिंग माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड आयरन ऑन। हम लोग को वेस्टेज कम से कम रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो वेयर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट सच एज प्लास्टिक, वुड को हम लोग को यूज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मिनरल का यूज़ करेंगे तभी हम लोगों का काम पूरा होगा। ये सब रिसोर्सेज का यूज़ करें
ताकि घर पे हम लोग ये सब आराम से यूज कर सकते हैं, ज़्यादा मिनरल का जरूरत नहीं पड़ेगा, मिनरल कंजर्व रहेगा। जितने भी स्क्रैप मटेरियल्स हैं जो वेस्टेज हो चुके हैं, इनका यूज खत्म हो चुका है, उसको दोबारा रिसाइकल करवा सकते हैं हम लोग स्क्रैप में डाल करके। अगर बात किया जाए पेट्रोलियम और कोल का, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज पे हम लोग को ज़्यादा डिपेंड करना है, जैसे कि हाइडल पावर प्लांट, इसको बनाने पे ज़्यादा फोकस करना है। न्यूक्लियर एनर्जी बन गया तो हम लोग का इस पे रिलायबिलिटी, इस पे ज़्यादा हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे। और हाइडल पावर प्लांट एक इफिशियंट और रिन्यूएबल पावर रिसोर्स है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर, इसी में है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में डिफरेंस को बताना है। इसमें ध्यान से देखिए, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का यूज किया जाए, उसको हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। जहाँ पे हम लोग का रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है वो एग्रो बेस्ड हो, एग्रीकल्चरल बेस्ड हो। और जहाँ पे रॉ मटेरियल हम लोग का मिनरल बेस्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये सब क्या हो गए, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। और यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। आयरन इंडस्ट्रीज हो गए, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये सब क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंकन सोसाइटी। श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन को डिस्क्राइब करना है। श्रीलंका एक आइलैंड है, नेशन है, जिसका पहले नाम हेला दिवाबी था। 20 मिलियन पीपल इसमें रहते हैं। श्रीलंका एक स्ट्रेटजी नेवल लिंक के काम करता है वेस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। ये सब तो ठीक है। हम लोग से पूछा गया है क्या, कि यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है, जो अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोग रह रहे हैं, वो कौन कौन है और कितने परसेंटेज में है। यहाँ पे बुद्धिज्म लोग रह रहे हैं, जो बुद्धिस्ट, यहाँ पे लोग रह रहे हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को। लैंग्वेज स्पीकिंग में बात किया जाए तो सिन्हाला कम्युनिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जो कि है 75%। और ऐसे कम्युनिटी जो कि तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो तो या तो इंडिया से वहाँ गए हैं, या तो श्रीलंकन तमिल्स हैं। श्रीलंका में पहले से वहाँ पे तमिल बोलने वाले लोग रह रहे हैं। 13% है श्रीलंकन तमिल, लगभग 4 से 5% है आपको इंडियन तमिल्स। अगर बात किया जाए रेस्ट जो भी बच रहा है, तो वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, अदर लैंग्वेजेस, बुद्धिज्म, ये सारे लैंग्वेज बोलने वाले, अदर इस्लाम वाले, उर्दू लैंग्वेज बोलने वाले, ये सारे। Point out one future practice of federalism in India that is similar to one feature of point out one feature। पहला फीचर, पहला गुण हम लोग बताएंगे कि इंडिया और बेल्जियम दोनों एक हेल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जिसमें सारा कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल में आता है। अगर बात किया जाए तो दूसरा डिफरेंस, पहला अगर सिमिलर फीचर के बारे में पूछा जाए तो हम लोग कह सकते हैं इंडिया और बेल्जियम दोनों होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जिसमें स्टेट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं, सारा पावर स्टेट्स के पास है। दूसरा अगर डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो फेडरलिज्म जो है, जहाँ पे पावर डिवीजन की बात होती है, इंडिया बेल्जियम में दोनों अलग है। बेल्जियम में 3 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट में फेडरलिज्म पावर डिवाइडेड है, जिसमें आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक और गवर्नमेंट वहाँ अलग से होती है जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पर चीज़ों को देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पर चीज़ों को देखेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो भी है कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को देखती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, कोई भी तीसरा गवर्नमेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दो काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, पहला गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हम लोग को कम्युनिटी गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। कौन से ऐसे कंडीशंस है जिसके अंदर में डेमोक्रेसी जो है सोशल डाइवर्सिटीज को
इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजोरिटेरियन ओपिनियन। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि डेमोक्रेसी में हम लोग मेजोरिटी का ओपिनियन रखेंगे, तो गवर्नमेंट को उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों साथ में मिलकर के काम करें। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी जो कुछ भी कहे वहाँ पे उस कंट्री में हो जाए। रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि सारा डिसीजंस कौन लेगा, मेजॉरिटी लेंगे। डेमोक्रेसी हर जगह पे इक्वल होना चाहिए। मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो भी हैं सबको अच्छे से इक्वल राइट्स मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर और हम लोग बढ़े, हाउ डज हाउ डज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हेल्प कंज्यूमर्स? मेंशन एनी थ्री मेथड्स। तीन मेथड से जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है कंज्यूमर को हेल्प करती है, ये गाइड करती हैं कस्टमर को। क्या गाइड करती हैं कि कैसे कोई भी केसेस को फाइल करना है। दूसरा, बहुत सारे ओकेजन्स पे तो ये अपने इंडिविजुअल्स को खुद रिप्रेजेंट करने चली जाती हैं कंज्यूमर कोर्ट में। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। किनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा? गवर्नमेंट के थ्रू पैसे मिलते हैं इनको, ताकि अवेयरनेस जागरूकता फैला सके लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट? या फिर डिस्क्राइब मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट। सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मतलब हम लोग को कहीं से उधार मिल रहा हो, पैसे मिल रहे हो, उसको हम लोग सोर्स ऑफ क्रेडिट बोलेंगे। यहाँ पे दो तरह के क्रेडिट होते हैं सोर्सेस, पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। पहला अगर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का बात करें तो ये ऐसे सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं जिनमें देखा जाएगा कि ये सारे सोर्स ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं। इनका रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अच्छा रिश्ता होता है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। जैसे कि बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, इसके ऊपर आरबीआई का अच्छी नज़र रहती है। अगर कोई भी रूल को नहीं मानते हैं तो उनको सजा दिया जाता है। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। दे आर जनरली चार्ज लोअर इंटरेस्ट इन दैन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। दे जनरली चार्ज लोअर इंटरेस्ट ऑफ रेट दैन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से ये कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और कोई अनफेयर कंडीशन भी नहीं लगाते हैं। अगर बात किया जाए इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में वो लोग आते हैं जो कि स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स हैं, जैसे कि मनी लेंडर्स जो ब्याज पे पैसे देते हैं, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयमर्स एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव, फ्रेंड, ये सारे क्या हो गए? इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, कोई ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस। इनका एक ही मोटिव होता है कि प्रॉफिट मेकिंग कर लें। द चार्ज इज मच हायर रेट इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट रेट लोन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन है, देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट से आप क्या समझते हैं? ये एक सिचुएशन है, सिचुएशन जिसमें कि एक पर्सन सेम कमोडिटी को अनदर पर्सन को सेल करना चाह रहा है और अनदर पर्सन सेम कमोडिटी को खरीदना चाह रहा है। यानी पर्सन वांट टू सेल द सेम कमोडिटी एंड अनदर पर्सन वांट टू बाई इट। इट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फॉर एग्जांपल, एक अगर शू मेकर का एग्जांपल हम लोग ले, वो शू ही बना सकता है, उसको चाहिए वीट। तो एक फार्मर उसको ढूंढना होगा जिसको शू चाहिए, जिससे जिसको शू चाहिए जिससे वो वीट खरीद सके। इफ farmer needs shoes, he gets extra wheat to give the cobbler, then it is called combination of want। जब दोनों का कॉम्बिनेशन wants डबल कोइंसिडेंस से काम करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है बार्टर सिस्टम। सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं, इसमें आप लोगों को 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें टोटल मार्क्स हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? इंडिया में नेशनल मूवमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन हेल्प किया? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्राइसेस रोज इन इंडिया विच लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। जो विलेजर्स हैं उनको जबरदस्ती आर्मी में बेगार करने के लिए बोला जा रहा है, इससे बहुत सारे लोग गुस्से हो गए इंडियंस। ऑल्सो फेलियर ऑफ क्रॉप्स भी हो गया, जो कि हंगर को और एंटी ब्रिटिश नेशनलिस्ट फीलिंग को। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डिड ईस्ट इंडिया कंपनी डू टू रेगुलर सप्लाई कॉटन सिल्क क्लॉथ फ्रॉम इंडियन वीवर्स?
फॉलोइंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, द ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया था, एक मोनोपोली राइट ले लिया था ट्रेड करने की। इसके कारण कोई भी चीज़ कंपटीशन हो, कंट्रोल हो, कॉस्ट कंट्रोल हो, सारी चीज़ को अच्छे तरीके से वो कंट्रोल कर सकता था। इट दिस इट डिड थ्रू द सीरीज ऑफ स्टेप्स। पहला क्या क्या था, कंपनी सारे एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स को अच्छे तरीके से इनका ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल हो गया वीवर के ऊपर। इन्होंने अपॉइंट किया गोमास्तास को, जो कि सुपरवाइज करेगा, किसको सुपरवाइज करेगा, जितने भी बुनकर वीवर्स हैं, वो सप्लाईज सारा क्वालिटी चेक सारा चीज़ों को संभालेगा। दूसरा, इट प्रिवेंटेज कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स। कंपनी वीवर्स को अदर बायर्स से डील करने से रोक दिया। जितने भी वीवर्स थे उनको बोला कि आप इस सिस्टम में जुड़े रहिए, आपको फ़ायदा होगा। क्या किया, लोन दिवाया उन लोगों को और वो लोन में फंसते चले गए लोन चुकाने के चक्कर में। अब वो दूसरे ट्रेडर को अपने गुड्स बेच नहीं सकते थे। जैसे ही लोन बढ़ा, वो लोग इसके दबाव में आ गए और अच्छे तरीके से पूरा मार्केट कंट्रोल कर लिया। हाउ डिड प्रिंट कल्चर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? प्रिंट कल्चर इमेंशली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। प्रिंट कल्चर नेशनलिज्म के ग्रोथ में कैसे हेल्प किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आ जाता है एग्जाम में। थ्रू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक्सप्लोटिव मेथड्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट रिपोर्टेड। इस पर प्रेस, जो लोकल प्रेस है, वर्नाकुलर प्रेस है, उससे हम लोगों को पता चल जा रहा था कि आखिर जो भी मेथड्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो कैसे एक्सप्लोइटिव है, हम लोग को कैसे यूज कर रहे हैं वो लोग। द misrule government and its initiative on curbing freedom of press spread of nationalist idea that demanded freedom of press। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज फैलाए गए प्रिंट कल्चर के थ्रू। बात किया जाए, नेशनल न्यूज पेपर्स छापे गए, जिसमें इंडियन मासेस को सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहा। द प्रोग्रेस ऑफ न्यू फॉर्म्स सच एज नोवेल्स, लिरिक्स, ये सारे कुछ अच्छे तरीके से बताए गए। ऐसे जर्नल्स सारे अच्छे लिखे गए। जो भी फीलिंग है लोगों में अच्छे तरीके से फैलता चला गया। जो भी रीडर्स थे उसको पढ़ते थे, उनके अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग आ जाया करती थी। एजुकेशन फैलाया गया। बहुत सारे रिफॉर्मर्स भी सामने देखने को मिले, जैसे कि राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। इन सब का आइडियोलॉजीज को हम लोग क्या करते थे, छाप करके लोगों तक पहुंचा देते थे। किसके थ्रू प्रिंट करते थे? प्रिंट रिवॉल्यूशन। नेम वन important beverage crop, specify the geographical conditions required its growth। एक बेवरेज क्रॉप के बारे में बताना है और कैसा जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए उसका ग्रो होने के लिए। अब देखो, भारत में बेवरेज क्रॉप्स दो ही मेन इंपॉर्टेंट है, टी और कॉफी। आप दोनों के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टी के बारे में। जियोग्राफिकल कंडीशन जो भी ग्रोथ के लिए रिक्वायर है, उसके बारे में आप देखते हैं हम लोग। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। ऐसे क्लाइमेट चाहिए जैसा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। सॉइल कैसा चाहिए? डीप एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए, और विल ड्रेन, जिसमें पानी ज़्यादा देर ठहरे ना, और ह्यूमस जो होता है सॉइल में, वो भी अच्छा हो। नेक्स्ट, वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री हो, मतलब कि नमी रहे और बर्फबारी ना हो थ्रू आउट द ईयर। फ्रीक्वेंट शावर्स होने चाहिए, मतलब कि वहाँ पे पूरा ईयर में अच्छे तरीके से बारिश होना चाहिए। फोर मेजर स्टेट्स हैं टी प्रोड्यूसिंग, जैसे कि असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और इसी में, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट के ओवर में हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट का फायदा बताना है। इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जो है मच लोअर होता है रेलवे लाइन से। रेलवे लाइन में हम लोग का ज़्यादा खर्चा है एज कंपेयर टू रोड्स कंस्ट्रक्शन। रोड कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। कोई सा भी टोपोग्राफी ज्योग्राफी में रोड को इजिली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वही रेलवे में बात किया जाए तो हम लोग को ग्राउंड कैसा चाहिए, पूरा फ्लैट चाहिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, रोड कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप सच एज ट्रेवर्स माउंटेन, सच एज हिमालयाज। रोड्स को इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन और फ्यू पर्सन्स ही संभाल सकते हैं। स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड के लिए सबसे बेहतर है रोड्स, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, ये मेन पॉइंट है। रोड्स क्या है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वही रेलवेज का बात किया जाए तो वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती है। रोड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो यूज एज फीडर ऑफ अदर मोड्स। अगर बात किया जाए
अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट के बिना अधूरे हैं। अगर कहीं पे भी आपको जाना हो, रेलवे स्टेशन या फिर सी पोर्ट्स, अगर बात करें आपको कहीं पर पे जाना है तो रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप आसानी से जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, हर जगह पे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, उसको सुधारा कैसे जा सकता है। यहाँ पे इसका आंसर होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे इसके लिए लॉ बनाई है। जैसे कि इसका एक मेन लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें ये पार्टीज को चेक करती है कि वो जल्दी से पार्टी ना बदले। अगर पार्टी वो बदल रही है तो उनका जो मेजोरिटी वोट है उनको फिर से कमाना होगा, फिर से इलेक्शन लड़ना होगा। फॉर एनी डिफेक्शन पेनल्टी फिक्स की गई है। कोई भी एमपी एमएलए अगर पार्टी चेंज करते हैं तो वो लेजिस्लेटर में सीट हार जाएंगे। अब ये बताया उनको इलेक्शन दोबारा लड़ना होगा। इफ शी वोट्स अगेंस्ट द पार्टी लाइन ही she may lose seat. Next, it has been now made compulsory for every contestant to file affidavit. सब कंटेस्टेंट को बताया गया है कि आपको इलेक्शंस लड़ने से पहले अपना प्रॉपर्टी का एक एफिडेविट जमा करना होगा, जिसमें आप अपना सारा प्रॉपर्टी का लेखा जोखा बताएंगे, ताकि इलेक्शंस जीतने के बाद वो ये ना कर सके कि उनका प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा था। नेक्स्ट, इलेक्शंस कमीशन जो है बहुत सारे ऑर्डर पास किए गए हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इलेक्शंस में वो लोग को फॉलो करने होते हैं। दिस मीन टू इम्प्रूव इंटरनल डेमोक्रेसी से बढ़िया होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म आता है, वो अच्छे से वर्क करते हैं। What are the four major What are the four major challenges faced by political parties? चार मेजर चैलेंजेस जो कि फेस किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो उसमें क्या होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है, एक ही लीडर होता है, वही जो चाहता है वो करता है। डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, अगर एक लीडर मर गया या फिर उसके नेक्स्ट पीढ़ी को यहाँ पे आना है तो वो कोई काबिल ना हो, नेता ना हो करके उसी का कोई रिलेटिव यहाँ पे बन जाता है। मनी और मशल पावर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में चलता है, पॉलिटिकल पार्टीज में मनी एंड मशल पावर सब कुछ है। नो मीनिंगफुल चॉइस, हम लोगों के पास कोई भी मीनिंगफुल चॉइस बचता ही नहीं है। जो कुछ भी चूज करना है खुद से चूज करना है, लेकिन वहाँ पे चॉइस इनफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन का कैसे करते हैं। आखिर पब्लिक सेक्टर में वो कंपनीज आते हैं जो कि ओन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, डायरेक्टली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ कुछ पब्लिक सेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस सर्विसेज, बीएसएनएल भी पब्लिक सेक्टर है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ये सारे क्या है, पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिससे क्या होता है पब्लिक सेक्टर में हम लोग का गवर्नमेंट जीडीपी इंप्रूव होता है। जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन, वो सारा कुछ क्या करता है, कंट्री का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इन फॉलोइंग वेज पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। क्या क्या करता है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वहाँ पे डेवलपमेंट करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बढ़िया से मिलती है एम्प्लॉयमेंट की। फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट मिलता है, इक्वलिटी आता है इनकम में और वेल्थ में। नेक्स्ट, इनकरेज डेवलपमेंट कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं उसको डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो भी रीजनल डेवलपमेंट है उसको बैलेंस करके चलेगी, और जितने भी प्राइवेट मोनोपोली है उसको खत्म करते रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी एक कंपनी आए उसी का राज चले वहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स ईजियर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ऐसे गुड्स प्रोवाइड करती है जो कि चीप रेट्स पे हो। What are the reasons of putting barriers to foreign trade and foreign investment by Indian government? इंडियन गवर्नमेंट ऐसा आखिर क्यों करती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए बैरियर्स लगा देती है, वहाँ पे टैक्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा थोपा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने कंट्री में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलें। अगर फॉरेन प्रोड्यूसर्स आसानी से यहाँ पे एंट्री ले लेंगे तो उनका जो अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है, या फिर कह सकें जो सस्ते प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा बिकेंगे हमारे प्रोडक्ट के बगैर। इसलिए ये अच्छा नहीं है कंट्री के कि दूसरा कोई कंट्री आके सारा मार्केट को तबाह कर दे। द कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्टर्स वुड हैव क्रिपल्ड न्यूबॉर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। नई नई इंडस्ट्रीज हैं वो बाहर के पुराने इंडस्ट्रीज से नहीं टिक सकते हैं। इसके लिए भी कभी कभी
गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर्स लगाना पड़ता है। ये सारे कंडीशंस हम लोग को लगाने पड़ते हैं। मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, ये सारे में। व्हाई डिड इंडियन गवर्नमेंट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स? आगे हम लोग देखते हैं कि मैप आया हुआ है कि इसमें नेम्स आप लोग को दर्शाना है। कुछ हजारीबाग, अजमेर, आयरन और चेन्नई में, ये सारे मैप वर्क आप लोग करेंगे। मैप वर्क आप लोग का जरूर आने वाला है। अजमेर यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर का हम लोग का अजमेर है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। दूसरा हम लोग देख सकते हैं हजारीबाग। हजारीबाग है, हजारीबाग। दूसरा के बाद हम लोग तीसरा देखते हैं आयरन ओर। आयरन ओर के देखिए ये भी झारखंड में ही एरिया है। नेक्स्ट चेन्नई। चेन्नई आप लोग को फोर्थ नंबर पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट में है यहाँ पे मंगलुरु। लास्ट में है यहाँ पे मंगलुरु। जो ये सारे मैप्स हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।